नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा आपकी और मेरी जेब से जुड़ा है, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे अचानक से हर चीज के दाम आसमान छूने लगे हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। और हाँ, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, आज हम नेशनल पॉलिटिक्स की कुछ अहम और दिलचस्प हलचलों का भी एकदम निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे महंगाई के शुरुआती लक्षणों से, फिर समझेंगे थोक और खुदरा महंगाई का ये पूरा अर्थशास्त्र। इसके बाद हम ग्लोबल कारणों और हमारी आपकी ज़मीनी हकीकत का जायजा लेंगे, और आखिर में केरल के नए नेतृत्व से लेकर बंगाल के कोर्टरूम ड्रामे और इलेक्शन कमीशन के वोटर अपडेट्स तक का सफ़र तय करेंगे। आइए सीधा डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ महसूस कर रहे हैं। सच कहूं तो ये जो महंगाई का बॉम्ब है ना, ये अब जोर जोर से टिक टिक कर रहा है। आपने देखा होगा, अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम सीधे 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। बात सिर्फ दूध पर ही नहीं रुकती। मुंबई में सीएनजी का रेट बढ़कर 84 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। और तो और सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है। रोजमर्रा की ये चीजें तो महंगी हो ही रही हैं, लेकिन इसके पीछे बड़े आर्थिक आंकड़े आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.30%। अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर उछलकर इसी स्तर पर पहुंच गई है। जरा सोचिए, मार्च में ये सिर्फ 3.88% थी। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, लिटरली पिछले 42 महीनों का यानी 3.5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब आप सोचेंगे कि ये थोक और खुदरा महंगाई का चक्कर क्या है। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सिंपल सी बात है, थोक महंगाई यानी WPI का मतलब है उन सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी जो कंपनियां या व्यापारी बल्क में खरीदते हैं, जैसे कच्चा तेल। वहीं दूसरी तरफ है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी CPI। ये हमारे और आपकी वाली महंगाई है, जैसे खाना, कपड़े और दवाइयाँ। चिंता की बात यह है कि ये रिटेल महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 3.48% हो गई है, जो कि पिछले 13 महीनों का सबसे हाई लेवल है। अर्थशास्त्र में इन स्थितियों को समझने के लिए 2 वर्ड यूज होते हैं। पहला, सप्लाई शॉक। ये तब होता है जब मार्केट में किसी चीज की किल्लत हो जाए और सप्लाई रुकने से दाम बढ़ जाएं। दूसरा है डिमांड शॉक, जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो और लोग अचानक ज्यादा डिमांड करने लगें। इस वक्त हम जो झेल रहे हैं ना, वो एक क्लासिक सप्लाई शॉक है, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई में भारी कमी आई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सप्लाई रुकी क्यों है? इसका कनेक्शन सीधा दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल से है। देखिए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से हमारे देश की आधी तेल सप्लाई आती है, वहां ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन के कारण रुकावटें आ गई हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें 90 से $100 प्रति बैरल के आसपास ही रहेंगी, और पेट्रोलियम मंत्री के हिसाब से हमारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। RBI ने फिलहाल रेपो रेट को 5.25% पर होल्ड कर रखा है, लेकिन वो भी मानते हैं कि इस ग्लोबल टेंशन से सप्लाई चेन खतरे में है। और इस पूरी सिचुएशन पर RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव जी की एक बहुत सीरियस वार्निंग आई है। उनका कहना है कि अगर ये सप्लाई शॉक लंबे समय तक चलता रहा तो लोगों के और दुकानदारों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कीमतें तो हमेशा बढ़ेंगी ही। जब ऐसा होता है तो इस सप्लाई शॉक एक परमानेंट डिमांड शॉक में बदल जाता है, और फिर इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प और डराने वाली बात है ना, वो कोटक महिंद्रा वाले उदय कोटक जी ने कही है। उनका कहना है कि अभी तक तेल कंपनियां शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही थीं, क्योंकि उनके पास पुराना और सस्ता स्टॉक पड़ा था। लेकिन अब वो पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है। मतलब समझ रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल के दामों का जो असली और बड़ा झटका है, वो आम जनता तक पहुंचना अभी बाकी है। तो चलिए इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े शब्दों से बाहर निकलते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। हमारी किराना दुकानों का क्या हाल है? जरा इस लिस्ट को देखिए। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि एक आम इंसान को कितनी एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ रही है। चावल 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। खाना पकाने का तेल 12 रुपए लीटर ऊपर चला गया है। सोयाबीन का 20 किलो का बोरा सीधे 300 रुपए महंगा हुआ है, और चीनी भी 2 रुपए किलो बढ़ गई है। हाँ, थोड़ी सी राहत बस इस बात की है कि दाल और आटा जैसी कुछ चीज़ों के दाम फिलहाल स्थिर हैं।
चलिए अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स की कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं केरल से। केरल कांग्रेस में अभी जो हुआ है उसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 70 के दशक से ही वहां की पार्टी में भारी गुटबाजी थी। 1978 के आसपास इंदिरा गांधी के वफादारों ने आई ग्रुप बना लिया और 80 के दशक में के एंटनी के सपोर्टर्स ने ए ग्रुप, और बस दशकों तक केरल की राजनीति इन्हीं दो गुटों की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन अब फाइनली एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। 61 साल के वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। दिलचस्प बात यह है कि केसी वेणुगोपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन गठबंधन के साथियों, खासकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमीनी कार्यकर्ताओं के सपोर्ट की वजह से सतीशन को चुना गया। ये साफ दिखाता है कि हाईकमांड ने अब पुरानी ए और आई गुटबाजी से आगे बढ़कर कुछ नया करने का फैसला किया है। केरल से सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां कोर्ट रूम में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद अब विपक्ष में बैठी ममता बनर्जी बकायदा काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। उनकी लीगल टीम ने अदालत में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि चुनाव के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं और पुलिस जानबूझकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अब कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल आमने सामने हैं। टीएमसी की डिमांड है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो और विस्थापित लोग सुरक्षित घर लौटें। वहीं राज्य और पुलिस का कहना है कि सिर्फ तस्वीरों के बेस पर जांच नहीं हो सकती, अगर वाकई कुछ हुआ है तो सबूत लाएं, एफआईआर जरूर होगी। और इन सब के बीच कोर्ट के बाहर जमकर नारेबाजी भी हुई। एक तरफ चोर चोर और जय श्री राम के नारे, तो दूसरी तरफ जय बांग्ला। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ममता बनर्जी की 1982 की लॉ डिग्री की जांच शुरू कर दी है। और आज के हमारे इस एनालिसिस के आखिर में चुनाव आयोग से एक बहुत बड़ा अपडेट। देश में एक बार फिर से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें 36 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा और लगभग 4 लाख बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया 30 मई से ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्यों से शुरू होकर दिसंबर तक त्रिपुरा में जाकर खत्म होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या आम इंसान के मन की ये जो इच्छा है कि उसे महंगाई से राहत मिले, वो जीतेगी, या फिर अर्थशास्त्र के वो सख्त नियम अपना काम करेंगे जो कहते हैं कि ग्लोबल टेंशन का असर हमारी जेब पर पड़ना तय है? ये महंगाई का बम आखिर कब और कैसे फटेगा? सोचने वाली बात है ना। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।